टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले मैं आपको टॉर्क बता देता हूं, टॉर्क क्या होता है। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं टॉर्क को, और टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रफ में लिख लेना भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्स। पैरेलल फोर्स ये होता है टॉर्क। क्या होता है, जैसे मान लिया ये कोई रॉड है ऐसे करके, और इस पे फोर्स F इधर लगा है और इधर लगा है, तो दोनों के बीच ये ऐसे कर दिया ना, तो दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने D। तो जैसे मान लिया इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ये वाला फोर्स इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा और ये फोर्स इसे ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो जो टॉर्क होगा दो पैरेलल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होता है। अब मान लिया कभी कभी क्या ये एंगल दे देगा थीटा और ये दे देगा r, तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा। तो इसके लिए d कितनी हो जाएगी, ये F इक्वल टू r cos थीटा, ऐसे हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। कुल मिला के ये है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को टॉर्क लिखते हैं। ये लिखा था ना पिछले चैप्टर में सॉरी रोटेशनल मोशन में किया था ना, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दूसरी बात, इसका जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है वेक्टर फॉर्म में r क्रॉस f होता है। व्हाट इज है ना, r क्रॉस f ऐसे लिख सकते हैं। आप इस थीटा को थोड़ी देर के लिए यहां से लिख लो, तो अगर जो ये थीटा ये हो जाएगा, तो यदि ये r है तो ये कितना हो जाएगा r sin थीटा। इस थीटा को यहां से लिख लो, तो यदि आप लगाओगे r क्रॉस f तो rf sin थीटा भी होता है ना। थीटा एंगल ये लेना है अपने। तो ये हमने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। व्हाट इज टॉर्क इज इक्वल फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। क्लियर है क्या बात, ये होता है टॉर्क। इसे कॉपी कर लो। अब हम टॉर्क पढ़ेंगे करंट कैरिंग लूप पे। देखो भाई कैसे हम टॉर्क पढ़ेंगे। हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रख देंगे, तो इनके बीच में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। कैसे, ऐसे करके यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। और हम इसमें एक कॉइल को रख देंगे। कॉइल कैसे रखी जाएगी, कॉइल होगी इस टाइप की। क्लियर है क्या बात। ये कॉइल का नाम है ABCD, है ना। और इसमें करंट फ्लो करा देंगे हम I। कितनी करंट, I। ये कॉइल है AB। कॉइल क्या है भाई, ABCD। कॉइल इज ABCD। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है, ऐसे करके, है ना।
बनाना मतलब ही, अब मैं इसे बी को आपको हटा देता हूं भाई, ये बी भी हटा देता हूं क्योंकि गंदा बनेगा चीज। ये गई, ये है हमारी कॉइल एबीसीडी, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, और ये हो जाएगा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। क्लियर है के बाद? अब इसकी जो हमने एक साइड मान ली, ए मान ली, दूसरी साइड कितनी मान ली, बी मान ली। तो साइड जो होगी कॉइल की, साइड्स आर ए एंड बी, ए एंड बी। तो एरिया जो होगा इसका, एरिया ए जो हो जाएगा वो ए बी हो जाएगा। क्लियर है के बाद? और करंट कितनी है इसमें? करंट इन लूप इज आई। आती है क्या बात समझ में? ध्यान से देखो, मैं आपको इसका चित्र दिखाने की कोशिश करूंगा, है ना भाई, थोड़ा 3D सिस्टम है। अच्छे चित्र भी नहीं दिखता। देखो भाई, लूप को हम कैसे रखेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम करंट कैरिंग लूप ऐसे रख देंगे इस तरीके से। और भी डायग्राम है, आप देखो इस तरीके से, दो मैग्नेट के बीच में, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम क्या रखेंगे, लूप को रख देंगे। आप इसे देखो इस तरीके से, है ना भाई। तो ये लूप रख दी और इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा, इधर की ओर ना, लूप का एरिया वेक्टर। कॉपी कर लो इसे, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसे पहले समझ लो, कॉपी कर लो, फिर मैं आपको इसे क्लियर करता हूं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स। देखो, इसे समझाना थोड़ा सा टफ तो होगा ही, लेकिन आप भी समझने की कोशिश करना कि इसमें टॉर्क लगेगा, कैसे लगेगा। पहले मैं आपसे फोर्स पूछता हूं। देखो, ये लूप ऐसे ही है, ऐसे करके, ये है U, इसका मैं नाम लिख देता हूं यहां पे ए बी, है ना भाई, सी डी, ऐसे। ये लूप ऐसे है, ये कॉइल है बहुत सारी, ए बी सी डी। क्लियर है? यू कॉइल है ये, है ना। और करंट कैसे जा रही है इसमें, ऐसे जा रही है, यू करंट जा रही है। अब मैंने इस कॉइल को ऐसे रख रखा है, कैसे, देखो ध्यान से, ये कॉइल बिल्कुल ऐसी रखी हुई है जैसे ये है ना। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड कैसे गुजरती है इसमें से, देखो ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से, है ना, पेन दिखाना एक बार छोटा सा, ये रहा। मैग्नेटिक फील्ड किधर की ओर है भाई, इस पेन की ओर है, ऐसे देखना भाई, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है के बाद? ऐसे, कैसे, इधर से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और इधर जा रही है, और ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, ऐसे, समझे ना। तो अब सोच के बताओ, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड में ये कॉइल, अब कॉइल को मैं ऐसे दिखाऊंगा तो दिखेगी नहीं तुम्हें, कॉइल को मैंने ऐसे करके दिखा दिया है, देख लो चाहे, ऐसे करके दिखा दिया ना, तो यूं करके है। तो अब आप इस वाली साइड को कंसीडर करो, कौन सी साइड को, सीधी साइड को। यदि इस साइड को कंसीडर करोगे तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, कैसे, ऐसे, और करंट कैसे आ रही है इसमें, ऐसे। तो क्या इसमें फोर्स नहीं लगेगा? कितना फोर्स लगेगा भाई, F = ILT। फोर्स की डायरेक्शन कैसे देंगे बताओ, फोर्स की डायरेक्शन इस पे, CD पे, DC पे फोर्स बताओ, लेफ्ट हैंड रूल से। कैसे, मैग्नेटिक फील्ड तो है, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इधर,
हियर ना मैग्नेटिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड इधर। करंट कैसे है, करंट है देखो सीडी की बात कर रहे हैं हम, सीडी की करंट कैसे इधर की ओर यू करके, तो फोर्स किधर लगेगा, इस पे ऊपर लगेगा। समझ में आई बात? तो मैं इस पे फोर्स लिख दूं, कितना फोर्स लगेगा भाई इस पे, इधर की ओर फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा इस पे, लगेगा आई एल और बी, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। आगे क्या बात समझ में? अब मैं बात करता हूं सीबी की। सीबी का मतलब है सी और बी। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है ना, किधर है मैग्नेटिक फील्ड, इधर। और करंट कैसे है इसमें, नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इधर की तरफ, है ना भाई। ये रहा देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट इधर, तो फोर्स कैसे लगेगा, फोर्स लगेगा इधर। तो इस पे वाली, इस वाली साइड पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा इधर, कितना, आई बी बी लगेगा। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे है भाई, कॉमन मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बी इधर की ओर, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर लिखा था ना कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरीके से अगर जो आप नीचे वाली साइड पे देखोगे, नीचे वाली साइड पे, तो नीचे वाली साइड होगी ये वाली साइड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, और करंट किधर है भाई, करंट है इधर, और फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा इस पे नीचे की ओर, और कितना लगेगा भाई, आई ए बी, आई ए बी, और ये साइड कितनी है, दिस इज ए साइड, आई एल बी। और इसी तरीके से इधर लगेगा इसके जस्ट अपोजिट आई बी बी, फोर्स लगेगा, है ना भाई। देखो इधर इस पे फोर्स लगेगा ऊपर की ओर, इस पे फोर्स लगेगा नीचे की ओर, इस पे फोर्स लगेगा लेफ्ट में, इसके फोर्स लगेगा राइट में, ऐसे करके लगेगा। तो नेट फोर्स कितना लगेगा भाई, नेट फोर्स, फोर्स नेट कितना लगेगा, 0। बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो, ये लूप इस तरीके से थी यूं, ये लूप इस तरीके से रखी हुई है, बस थोड़ा सा यूं दिखाई हुई है ऐसे करके, तो यूं दिखाई हुई है। तो बोर्ड पे देखो ये जो करंट है, ये वाली लूप जब आप इसे आप देख रहे हो तो कैसे आएगी, ये बन करके ऐसे आएगी यूं करके, यहां से तो करंट आ रही है बाहर, करंट क्या आ रही है भाई बाहर, और इसमें से ये करंट क्या आ रही है बाहर की ओर, और ये वाली करंट क्या जा रही है ऐसे अंदर की ओर जा रही है ना, ऐसे अंदर की ओर ऐसे। तो ये वाला सीडी पे फोर्स कितना लग रहा है, आई ए बी, आई ए बी लग रहा है, और इधर फोर्स कितना लग रहा है, आई ए बी। कौन सा वाला फोर्स, एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है ऊपर खींचने वाला फोर्स, और एक नीचे लग रहा है ना। साथ में इस वाली साइड पे फोर्स ऐसे भी लग रहा होगा और ऐसे भी लग रहा होगा, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, सही है ना। तो नेट फोर्स कितना हो गया भाई इस पे, नेट फोर्स यहां लिख देंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट टॉर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन बोर्ड पे देखो अभी तो ये लूप ऐसे थी, तो लूप का जो एरिया वेक्टर है ये नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर ये है, ये किधर है नॉर्मल वेक्टर, गलती ले ली मैंने, ये नॉर्मल वेक्टर इधर है, तो इधर बी वेक्टर भी इधर ही है और नॉर्मल वेक्टर भी इधर ही है। अब मैं क्या करूंगा, इस लूप को थोड़ा तिरछा कर दूंगा ऐसे, तो नॉर्मल वेक्टर किधर हो जाएगा इधर। अभी तो इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर ऐसे था, और बी वेक्टर भी क्या था, इधर की ओर ही था, समझे ना। तो ये नॉर्मल वेक्टर तो अभी ऐसे था यूं करके, ऐसे करके था नॉर्मल वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, इस लूप को थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, जब टिल्ट कर दूंगा तो ये पॉइंट कैसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। तो कितना टिल्ट करें, हमने इस लूप को ऐसे करके थोड़ा टिल्ट कर दिया, कितना, थीटा,
ऐसे थीटा टिल्ट कर दिया तो पहले तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे था, ये थीटा एंगल से मैंने टिल्ट कर दिया तो ये वाली साइड में तो फोर्स अब भी कितना लगेगा, आई ए बी लगेगा, और नीचे की ओर फोर्स कितना लगेगा, आई ए बी अभी भी लगेगा। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है भाई, तो बोर्ड पे देखो, तो अब की बार अब नेट फोर्स तो अभी भी क्या होगा, जीरो, क्योंकि ऊपर भी आई ए बी लगेगा। अरे इस वाली साइड पे फोर्स तो अभी भी आई ए बी लगेगा और नीचे वाले साइड पे आई ए बी लगेगा, लेकिन अब की बार जो टॉर्क आएगा वो क्या जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये बताओ ये वाली साइड कितनी थी, ये साइड ए थी, और ये साइड कितनी है, ये वाली साइड सी और डी, ये बी, ये लंबाई कितनी है भाई, बी, ये वाली लंबाई, तो ये लंबाई बी है, तो ये मैंने ऐसे कर दिया तो ये तो बी हो जाएगी। अब ध्यान से देखो, यदि ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो मैं इसे हटा दूं यहां से, ये एंगल थीटा है और ये बी है, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी साइन थीटा। समझ में आई बात? तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, पैरेलल फोर्स आई ए बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी साइन थीटा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा, देखो आई ए बी साइन थीटा, और ध्यान से देखो, और ए बी क्या होता है, ए बी होता है इसका एरिया, आई इक्वल टू ए इंटू बी साइन थीटा, ये हो जाएगा टॉर्क। लेकिन टॉर्क है ये एक लूप पे, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स आर एन, तो जो टोटल टॉर्क होगा, ये तो वन लूप पे आ गया, जो टोटल टॉर्क होगा वो हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन ए लूप। अब आपको ये समझ में आया हो या नहीं आया हो निकालना, आपको याद रखना है बेटा फॉर्मूला। थोड़ा सा मैं, चलो कॉपी कर लो आप, फिर भी एक चित्र देख लो इस तरीके से, देखो ये रहा, मैग्नेटिक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में टिल्ट कर देंगे तो इक्वल और अपोजिट फोर्स तो लगता है, लेकिन उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ना भाई, ऐसे।
कॉपी कर लो। तो टॉर्क का फॉर्मूला जो होगा वो NIAB होगा। भाई कॉपी कर लेना तो बोल देना डन सर। यश ठीक है। हाँ बेटा बताओ। सर ये जो मैं डाली एक लूप पे सिर्फ ये बीसी वाली साइड पे नहीं डाली। नहीं BC वाली साइड पे नहीं, मतलब ये तो पूरी लूप पे टॉर्क जो निकल गया पूरी लूप पे निकल गया ये, है ना, BC साइड पे नहीं है। ये इस तरीके से है ना, ये यू करके है, देखो ये तो फोर्स तो सब जगह लगेगा ऐसे करके, है ना भाई। फोर्स तो इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर भी लगेगा और इधर भी लगेगा। अवे फ्रॉम द लूप फोर्स आएगा जब आप लेफ्ट हैंड रूल से निकालोगे। देखो ये रहा इधर और ये रहा इधर, है ना, और नीचे जाएगा तो नीचे हो जाएगा और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर हो जाएगा। तो फोर्स तो हमेशा अवे फ्रॉम द लूप लगेगा इस पे, जैसे इधर इधर इधर। अभी तो फोर्स क्या लग रहा है, ऊपर नीचे इधर और इधर, तो नेट फोर्स जीरो हो गया और नेट टॉर्क भी जीरो है। लेकिन जैसे ही आपसे टिल्ट करेंगे एंगल थीटा से तो इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा, इस पे फोर्स ऐसे लगेगा और इस पे फोर्स ऐसे लगेगा। ये फोर्स यानी कि ये वाला फोर्स यानी कि ये फोर्स और ये वाला फोर्स तो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, साथ में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेंगे। लेकिन ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इसे यूं घुमाने की कोशिश करेंगे, है ना, ऐसे। जैसे ये है फोर्स तो ये इसे ऐसे घुमाएगा, ये इसे ऐसे घुमाएगा, तो टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कितना होगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क ये इस तरीके से आ जाता है। दूसरा, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर जो समझ में नहीं आता है तो आप इसे ऐसे याद रख लो, पर टॉर्क का फॉर्मूला NIAB sin थीटा होगा। दूसरी बात ध्यान से देखो, इसमें जो क्वांटिटी है NIA, इस क्वांटिटी को NIA को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, NIA इक्वल टू M, और इसे बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, है ना। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या बात। ये जो m है NIA वेक्टर क्वांटिटी होगा। ध्यान से देखो, तो टॉर्क को जो हम लिख सकते हैं उसे लिख सकते हैं mb sin थीटा। तो टॉर्क होता है mb sin थीटा। व्हाट इज m? m इज द डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है क्या बात। डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट जो mb sin थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और इन वेक्टर फॉर्म वेक्टर m को हम लिख सकते हैं NIA। बेटा ये याद रखना है अपने को, डाइपोल मोमेंट जो होता है कॉइल का वो NIA होता है। व्हाट इज A? A इज द एरिया वेक्टर ऑफ लूप। एरिया वेक्टर, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एरिया वेक्टर की होगी। तो टॉर्क को जो हम लिखेंगे वो mb sin थीटा लिखते हैं, लिख सकते हैं ना यहाँ पे। ये क्या लिख देंगे, mb sin थीटा। और ध्यान से देखो
इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क कैन बी रिप्रेजेंट एज m क्रॉस b। बस टॉर्क जो होता है वो m क्रॉस b होता है, इसे ध्यान रखना। टॉर्क जो होता है वो होता है m क्रॉस b। हाँ भाई, कॉपी हो जाए तो बोल देना आंसर। सही है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA, है ना। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, ये तो हमने NIA निकाला रेक्टेंगुलर लूप के लिए, लेकिन ये सभी प्रकार के लूप के लिए वैलिड है। सभी प्रकार की मतलब चाहे सर्कुलर लूप हो, चाहे ट्रायंगुलर लूप हो, चाहे रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप हो। तो लूप का जो करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वो NIA ही होगा, है ना। ऐसे लिख देंगे, ऑल्दो दिस फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, अरे ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला, इज derived for rectangular loop, but it is equally valid. It is equally valid for all types of loop. All types of loop. कौन कौन सी? दैट इज सर्कुलर हो या ट्रायंगुलर हो या स्क्वायर हो या कैसे भी हो, या कैसी भी हो, लूप तो लूप होगी और उस पे टॉर्क m क्रॉस b लगेगा और जो m होगा वो NIA ही होगा। m क्या होगा बेटा? NIA। तो आप यूनिट बता सकते हो, SI यूनिट ऑफ m कितनी होगी भाई? SI यूनिट, m तो नंबर है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। I की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्लियर है के बाद? एक नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी? एम्पियर मीटर स्क्वायर। टॉर्क की यूनिट क्या होगी? अरे टॉर्क की यूनिट, अरे टॉर्क की यूनिट, अरे टॉर्क होता है ना R क्रॉस F, न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट इज न्यूटन मीटर। इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं वैसे तो, एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू टेस्ला। इसके हिसाब से क्या लिखेंगे? न्यूटन मीटर तो सब जानते हैं, इसके हिसाब से लिखेंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर इनटू टेस्ला। बात एक ही, कोई इसमें अलग बात नहीं है। न्यूटन मीटर ज्यादा यूज करते हैं हम यूनिट के लिए। क्लियर है क्या बात भाई? कॉपी कर लो तेजी से।
ये ठीक है भाई, कर लिया कॉपी। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, टॉर्क। टॉर्क पढ़ रहे हैं हम इसमें। रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेशन मोशन चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फोर्स की। और रोटेशनल मोशन करने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? टॉर्क की। समझ में आएगा ये? तो इसका मतलब ये है, ये जो डायग्राम बनाया है हमने, ये देखो ध्यान से देखो, ये डीसी मोटर का या जनरेटर का डायग्राम होता है। आई बात समझ? जो पंखा लगा हुआ है आपके घर में, फैन जो लगा हुआ है, फैन में क्या होता है? फैन के अंदर या मोटर के अंदर, फैन के अंदर या मोटर के अंदर क्या होती है? ध्यान से देखो, इस प्रकार की लूप होती है। लूप मान लिया तो रेक्टेंगुलर लूप है, उनकी शेप थोड़ी अलग होती है, बिल्कुल हम डिफाइन तो नहीं कर सकते। फैन के अंदर या मोटर के अंदर ये लूप होती हैं, और ये इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल लगा देते हैं, और इसके अंदर यहां से क्या डाल देते हैं? इसमें करंट। तो करंट इसमें बहने लगती है। करंट कहां से आती है? जब आप स्विच में प्लग लगाते हो तो इस लूप के अंदर करंट आ जाती है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में लगा होता है। तो इसमें टॉर्क लगता है, तो टॉर्क लग के क्या करने लगती है? घूमने लगती है ऐसे करके, और इसमें से क्या लगा देते हैं? यहाँ पे पंखुड़ी लगा देते हैं। तो जब ये घूमेगी ऐसे कॉइल फटाफट, तो पंखुड़ी भी घूमेगी तो हवा देगी। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से हम करंट कैरिंग कॉइल को दो मैग्नेट के बीच में रख के उसे घुमा सकते हैं, और वो घूमेगी तो कुछ काम भी करा सकते हैं उससे, जैसे पंखा चलाना या ग्राइंडिंग मशीन जो होती है वो, ये सब हम काम करा सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो फॉर्मूला है ये रेक्टेंगुलर के लिए आपने ड्राइव किया है, आपसे डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे कहेगा कि टॉर्क बताओ बस, या मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। तो पहले मैं मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में आपको कुछ सवाल करा देता हूं। सही है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट देखो, जैसे ये मान लिया सर्कुलर लूप है, चलो सर्कुलर क्या, रेक्टेंगुलर लूप है मान लेते हैं ये, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है। ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? इसके नंबर ऑफ टर्न्स मान लेते हैं n = 400 है भाई। ये 30 सेंटीमीटर है एक साइड, और दूसरी साइड है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या बात? अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है 2 एम्पियर। तो क्या करना है इसका? फाइंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सिर्फ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना। तो क्या आएगा भाई आंसर इसका? सिंपल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को छोड़ो, जो वेक्टर है वो तो ओरिएंटेशन पे, इसके नॉर्मल वेक्टर n,
या हम कहें इसका एरिया वेक्टर पर रिप्रेजेंट करता है। तो अब तो मैग्नीट्यूड पूछेगा, तो n कितना है 400, I कितना है 2 एम्पियर, एरिया, अबे एरिया निकाल दो आप इसका, मैं निकाल दूं यहां पे एरिया, चलो इधर निकाल देते हैं एरिया। एरिया जो होगा a इंटू बी होगा इसका, a कितना है 0.3, b कितना है 0.2, तो 0.06 मीटर स्क्वायर, 0.06 मीटर स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा भाई, कट जाएगा 8 6 48 एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप, वेरी सिंपल है ना भाई, यही करना है, इसमें और ज्यादा कुछ खास है नहीं। यहां पे लिख लेना रेक्टेंगुलर कॉइल, क्लियर है क्या बात नहीं, दिस द रेक्टेंगुलर कॉइल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकाल लिया हमने इसका, सर्कुलर कॉइल, ये क्या है भाई सर्कुलर कॉइल। तो रेडियस है r, करंट इसमें I मान लेते हैं, I इसमें 3 एम्पियर मान लेते हैं, रेडियस इसमें 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, फाइंड m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो कर देंगे अपन इसका भी काम, कैसे, m इज इक्वल टू n, आइए बोलो n कितना है इसमें, n दे देते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, कितने दे रहे भाई 2000 नंबर ऑफ टर्न्स है, तो कितना होगा 2000, करंट कितनी लिख दूं 3 एम्पियर, कितनी है भाई करंट 3 एम्पियर, एरिया कितना लिखूंगा पाई आर स्क्वायर, सही है ना बात। तो यह जाएगा 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू पाई, रेडियस कितनी लिखूं भाई 10 सेंटीमीटर का 0.1 मीटर लिख लूंगा, तो 6 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -2, तो 60 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका आ जाएगा। क्लियर है क्या बात, कॉपी करो। इस तरीके से किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है ना भाई, इसमें तो क्या कुछ भी नहीं है, m इज इक्वल टू n आई करना। कॉपी कर लो तेजी से। ठीक है, अभी बताता हूं, अभी करा रहा हूं। एक
सही है, क्वेश्चन लिख लो। अब मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बता देता हूं। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, सॉरी टॉर्क, टॉर्क के लिए कुछ स्पेशल केस लिख सकते हो आप। कैसे भाई? जो टॉर्क होता है, हाँ भाई, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है mv sin थीटा, और सही मायने में कहें तो टॉर्क होता है m क्रॉस b। सही है ना, m क्रॉस b। तो क्या m तो हो जाएगा NIA, b हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और व्हाट इज थीटा? वेयर, व्हाट इज थीटा? अरे ये तो हो गया टॉर्क। व्हाट इज थीटा? वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन m वेक्टर एंड b वेक्टर। नहीं आई बात समझ में? जैसे कि मैंने आपको बताया था, यदि ये लूप इस तरीके से रखी हुई है ऐसे करके, तो इसका एरिया वेक्टर इधर ही होगा। एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ऐसे करके, है ना, जैसे ये। तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा नीचे की तरफ। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो जिधर एरिया वेक्टर होगा उधर ही क्या होगा? एम वेक्टर भी होगा। अब मान लिया आपने नॉर्थ पोल इधर रखा है और साउथ पोल इधर रखा है, तो बी वेक्टर भी इधर ही होगा। बताओ, नहीं आई बात समझ में? तो एम और बी वेक्टर दोनों क्या है? पैरेलल है ना। इन दिस केस 1 लिख लूं, इफ बी वेक्टर इज पैरेलल टू एम वेक्टर, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। तो इस स्थिति में कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस पे। समझ में आई बात? थीटा यदि 0 हो जाएगा, इसलिए टॉर्क कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि एम वेक्टर बी वेक्टर, है ना, या कह दें, या ऐसे कह दें, नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑफ द कॉइल इज अलोंग नॉर्मल ऑफ द कॉइल। ये नॉर्मल ही है, इधर नॉर्मल ही है भाई। नॉर्मल बोले या एरिया वेक्टर बोले, नॉर्मल ऑफ द कॉइल इज अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क कितना होगा? टॉर्क होगा 0। समझ में आएगा? टॉर्क कितना आएगा? 0। दूसरा केस, अगर जो मान लिया कॉइल ऐसे हो गई, करंट तो इसमें कैसे थी? यूं थी ना, ऐसे मान लेना। अब कॉइल नीचे हो गई ऐसे करके, ऐसे, तो जो एरिया वेक्टर होगा, या हम कहें एम वेक्टर, ऐसे हो जाएगा। और नॉर्थ पोल इधर है और साउथ पोल इधर है, तो बी कैसे हो जाएगा? बी तो वेक्टर इधर ही रहेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखो, बी वेक्टर तो ऐसे था और एरिया वेक्टर के बाद यू हो गया। नहीं है बात? तो नॉर्मल वेक्टर कैसे हो गया? पहले तो नॉर्मल वेक्टर ऐसे था, अब कैसे हो गया? नीचे की ओर। लेकिन बी तो सामने ही है, तो बेटा एंगल कितना होगा? अब की बार एम या ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे लिखेंगे, थीटा इज 90 डिग्री। देन भाई साइन थीटा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। टॉर्क इज मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा भाई? mv sin 90, यानी कि mv। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा? mv। मिनिमम टॉर्क कितना लगेगा? 0। मिनिमम टॉर्क कितना लगेगा? 0। मैक्सिमम टॉर्क mb।
कॉपी करना तो बोल देना डन सर। वेरी गुड। अब मैं सवाल बताता हूं आपको, छोटा सा सवाल है, वो भी एनसीईआरटी का ही सवाल बता रहा हूं, है ना। तो सवाल तो हम करेंगे, इसमें क्वेश्चन लिख लो, सब बच्चे कर देंगे, तो बोर्ड लेवल के तो सभी कर ही देते हैं नहीं। अरे मैंने पढ़ाया था तो इसमें इसे करा देता हूं। क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम्पल लिख लो, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। एक स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल है ना, और इसकी साइड दे रखी है आपको। साइड्स कितनी है इसकी? साइड है, साइड इज 10 सेंटीमीटर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं भाई? नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 20 टर्न्स हैं। पेन ही खराब हो गया। नंबर ऑफ टर्न्स 20 हैं। कॉइल में करंट आई की वैल्यू 20 एम्पियर है, दिस इज 12 एम्पियर, है ना। एंड कॉइल इज सस्पेंडेड in suspended vertically and normal to the plane of coil makes 30 degree angle of 30 degree with the direction of P, uniform horizontal magnetic field of 0.80 T for Tesla. Find torque on coil. सिंपल सा सवाल। Find torque on coil. And coil is suspended vertically. ऐसे निकालना है। हाँ भाई, आंसर आ जाएगा। सब कुछ तो दे ही रखा है इसमें। कैसे? कॉइल कैसी है? स्क्वायर। ये ए और ए कितना है? 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर। तो बेटा एरिया कितना हो जाएगा इसका? 0.1 इंटू 0.1 10⁻² मीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? 20। आई कितनी है? 12 एम्पियर। सबसे पहले हम इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA फाइंड करेंगे। निकालो NIA तेजी से।
हाँ भाई निकाल दिया एन आई ए। तो एन कितना है भाई इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एन है 20, आई है 12 और एरिया आया 10 की पावर माइनस 2, तो 12 दूनी 24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो 2.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। समझ में आई बात? अब ये कह रहा है कि इस कॉइल को हमने वर्टिकली सस्पेंड किया। कैसे? कॉइल तो यही थी ऐसे करके यूं, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और कॉइल को हमने ऐसे सस्पेंड किया और इसका नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ध्यान से देखना, ये है नॉर्मल और ये यूं, समझे ना? तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे थी और नॉर्मल इसका तो ऐसे है यूं करके। अब ये एंगल कितना बना रहा है भाई? ये 30 डिग्री बना रहा है ऐसे। ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है नॉर्मल, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 30। तो थीटा बिल्कुल बिल्कुल सही दे रखा है 30। कभी कभी क्वेश्चन में वो लैंग्वेज यूज करेगा, ध्यान से सुनना, कि इट इज वर्टिकली सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सच दैट द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स 30 डिग्री। क्या? द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक 30 डिग्री with the magnetic field। तो प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब क्या है? ये हो जाएगा प्लेन, ऐसे था ना, और ये इस तरीके से बन जाएगा। तो उसके इसमें कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री आ जाएगा, है ना? ये तो प्लेन है, ये रहा प्लेन। अभी कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री और नॉर्मल कितना एंगल बना रहा है अभी 0 डिग्री। समझ में आएगा? तो अभी तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे? टॉर्क इक्वल टू mv sin थीटा, m की वैल्यू 2.4 और b की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई 0.8 और साइन 30 डिग्री। तो यह जाएगा 2.4 इंटू 0.8 इंटू 1/2, तो 2.4 इंटू 0.4 4 चौक 16 0.96 न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। ऐसे निकाल लेंगे आंसर। सही है ना बात? कॉपी करो तेजी से फटाफट। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। हो गया भाई? दूसरा क्वेश्चन लिख लो। लिखो, सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, रेडियस दे रखी है इसकी 8 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं 30 टर्न्स, करंट दे रखी है 6 एम्पियर, है ना? इट इज suspended in uniform horizontal magnetic field B is equal to 1 टेस्ला, है ना भाई? B is equal to 1 टेस्ला, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया। such that field lines make 30 degree, make angle 60 degree
with normal of the coil, normal of the coil. Calculate the counter torque, calculate the counter torque that must be applied, that must be applied to prevent the coil, from turning. क्लियर है क्या बात? ये है B की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 टेस्ला, एंगल है आपका 60 डिग्री। लैंग्वेज तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, देखो मैंने कराया था बच्चों को एनसीईआरटी में, तो मैं आपको भी करा देता हूं, है ना, कभी कभी एनसीईआरटी का ही करा देना चाहिए। तो लैंग्वेज तो बड़ी टफ लिख के देते हैं ये, है ना, थोड़ा शॉर्ट में भी लिख रखा है ऊपर का। तो आंसर निकालना है, सर्कुलर कॉइल है। सब कुछ तो नहीं रखा है इसमें, बस लैंग्वेज समझने वाली बात है कि ये कहना क्या चाह रहा है। नहीं, देखो इधर, जब आप किसी कॉइल को, सर्कुलर है, मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है ये, जब हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो टॉर्क लगेगा, तो घूमेगी ये, ध्यान रखना, घूमेगी ये, घूमेगी। तो घूमने से रोकने के लिए आपको क्या काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो कितना काउंटर टॉर्क लगाना पड़ेगा, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क लग रहा है उसके अपोजिट में आपको अपने हाथ से मैकेनिकल टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो यानी कि मैकेनिकल टॉर्क इसके इक्वली होगा। तो बेसिकली आपको ये कॉइल है ना, और मैग्नेटिक फील्ड तो मान लेते हैं ऐसे था। अब कॉइल जो है, कॉइल मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल का नॉर्मल वेक्टर है, या हम एरिया वेक्टर कहें या हम मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर कहें, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। एनसीईआरटी में उन्होंने घुमाए नहीं है क्वेश्चन को, कभी कभी वो क्या दे देगा, वो ये एंगल विद द फील्ड लाइन नहीं देगा, एंगल विद नॉर्मल नहीं देगा, एंगल विद प्लेन ऑफ द कॉइल देगा 60 डिग्री। यानी कि प्लेन ऑफ द कॉइल का मतलब ये दे देगा 60 डिग्री। तो आंसर कितना हो जाएगा ये 30 डिग्री। लेकिन अभी तो इसने सीधा सीधा कहां पे दिया है 60 डिग्री विद द नॉर्मल। तो नॉर्मल से एंगल दिया है 60 डिग्री, प्लेन से देता 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिखना पड़ता। ध्यान रखना आप, नीट में तो ऐसे ही आएगा, वो नॉर्मल से तो नहीं देगा, इतना तो पक्का है। तो नॉर्मल से दे रखा है। तो पहले तो हम इसका m निकालेंगे, और ni ये होता है, ये हो जाएगा ni पाई r स्क्वायर। n की वैल्यू कितनी है भाई 30, i की वैल्यू है 6, पाई एज इट इज रखा रहने देते हैं, कि 8 - 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। तो 6 × 18, और ये आ जाएगा पाई इंटू 64 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखो कैलकुलेट कर लेना आप एम्पियर मीटर स्क्वायर, और जो टॉर्क होगा वो mv sin थीटा आप खुद ही लगा देना। m की वैल्यू तो ये रही है ना, m ऊपर से लिख देना
20 में 1 दे रखा है और साइन 60 रख करके आंसर निकाल लेना। सही है बात? मैं आंसर लिख देता हूं इसका। यह है 300, है ना, 312 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। देख लेना भैया, 312 न्यूटन मीटर इज द करेक्ट आंसर। सही है, तो इसे हम ज्यादा नहीं खींचेंगे, आप इसे कर लेना, कॉपी करो तेजी से। तो इस तरीके से आप टॉर्क निकाल सकते। क्लियर है भाई बात? घर पे सॉल्व कर लेना। इस तरीके से टॉर्क है। टॉर्क के क्वेश्चन अभी खूब करेंगे। पहले हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें कि आपको एम फाइंड करना है। जैसे मैंने सर्कुलर कॉइल और रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में तो बता दिया था, वो आपको क्या देगा, है ना, इस तरीके से भी दे सकता है क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन लिख लो, एम फाइंड ही करने वाला क्वेश्चन है। लिखो, टू करंट कैरिंग कॉइल्स, टू करंट carrying coils, each having radius r, each having radius r, arranged as shown in figure, as shown in figure. Find magnetic moment of system। कैसे, एक कॉइल तो ऐसे है और ये करंट कितनी जा रही है इसमें आई। क्लियर है क्या बात भाई? दूसरी कॉइल ऐसे है। आगे बात समझे, करंट कितनी जा रही है इसमें आई। दोनों की रेडियस क्या है, आई है, और करंट दोनों की आई है और दोनों की रेडियस आई है। सेंटर दोनों के क्या है, सेंटर दोनों के कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं, कॉन्साइड कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये है बात। तो इसे आप एक्स एक्सिस मान लेना ऐसे करके, और इसे वाई एक्सिस मान लो। तो आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना। कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं। हाँ भाई, देखो किस तरीके से करेंगे। मान लिया, थोड़ा सा मैं और इसे सही से बता देता हूं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है। तो ये वाली जो कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, एक यूं करके। इसका सेंटर यहां है और करंट इसकी यहां है। सही है क्या बात? तो आपको इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर की ओर होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं बतानी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर होगा? अरे जैसे ये मान लीजिए कॉइल है, ये इसे देखो, और ये कॉइल ऐसे है, तो
इस कॉइल की रेडियस कितनी आर, करंट कितनी आई, तो मैग्नेटिक नंबर ऑफ टर्न्स n है मान लेते हैं, चलो n के n बराबर 1 मान लेते हैं, तो ni ये होगा, तो n की जगह तो 1 i इंटू पाई आर स्क्वायर, i इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन किधर होगा, किधर होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, अरे किधर होगा भाई, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उधर ही होगा जिधर की ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखो जैसे जैसे कॉइल है, ये है ना ये, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, होगी नहीं होगी इधर की ओर, कैसे, अरे इसमें से निकलेगी इसमें चली जाएगी। आपको मैं सर्कुलर कॉइल बना के दिखा देता हूं, एक तेजी नहीं है इसमें, हाँ भाई जैसे ये कॉइल है, तो ऐसे बन गई, गलत बन गई, एक पेपर लेके आते हैं तब बताना। देखो इधर जैसे ये कॉइल है, तो कॉइल कैसे है भाई, करंट तो ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की ओर होगी ना, ऐसे यूं इसमें अंदर की ओर होगी, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका अंदर की ओर ही है। आगे बात समझ में, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी उधर की ओर ही मैग्नेटिक मोमेंट है, ये ध्यान रखना आप, चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, ऐसे करके। अब ये तो निकालना तुम्हें खूब जानते हैं, यहाँ पे अंदर की ओर करते हैं इसे यूं, है ना, ऐसे करेंगे ना, ऐसे यूं मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर होगी। आप ध्यान से देखो, अगर जो मान लिया इस लूप को मैंने ऐसे रख दिया, ध्यान से देखो, मैं इधर ऐसे बना देता हूं और यूं कर देता हूं, ये लूप थी, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर होगा इसका, अरे बाहर की ओर ही होगा ना, समझ में आ रही है बात। अब मैंने इस लूप को ऐसे रख रखा है यूं, ये था मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर जो मैं ऐसे रख दूंगा जैसे ये रखा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट किधर हो जाएगा, m1 वेक्टर इसका इधर हो जाएगा। आ गई क्या बात समझ में, यूं करके कॉपी करो, सही है। अब ये वाली लूप देखो, तो मैं इसे साफ कर देता हूं भाई, अब हटो, अब समझ में आ गया होगा सही। तो जो m1 वेक्टर होगा, n तो 1 है, i a, और किधर की ओर होगा, j कैप की ओर होगा, तो n तो 1 मान लेते हैं i, और पाई आर स्क्वायर j कैप होगा, ये तो इस 1 के कारण हो गया। दूसरी वाली कॉइल क्या मैं यहीं पे बना दूं, नहीं, सुनो, इसे तो m1 यहां लिख देता हूं मैं, m1 हो जाएगा NiA, और n की जगह 1 i इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा j कैप। क्लियर है क्या बात, ये हो गई बात सही, एम्पियर मीटर स्क्वायर लिख लेना, दिस इज m1 वेक्टर। दूसरा ये जो लूप है, ये देखो, अब इस लूप को देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आप लोगों को कि कैसे, मैं इसे ऐसे बना रहा हूं, देखो यहां पे देखना, ये लूप कैसे रखी हुई है, ये लूप ऐसे रखी हुई है, ऐसे, ये लूप ऐसे थी ना यूं करके, अब इसे ऐसे रख रखा है, बस थोड़ा सा यूं दिखाई दे रही है ना ये, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, अंदर की ओर, तो मैंने इसे यूं कर दिया। अब तो मैं इसे यूं लाइन से तो नहीं बनाऊंगा, यूं करके थोड़ा सा यूं ही बनाऊंगा, तो कैसे बना रखा है ये, ऐसे जा करके ऐसे बना रखा है, ये रहा। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो होगा इधर की ओर। नहीं आई बात समझ में, है ना, अरे ये तो बी वाली बात नहीं हो गई, ये रहा, ऐसे निकलेगा,
कितना होगा m2 वेक्टर। तो ये हमारा x मान ले, y मान ले, z मान ले। एक्चुअली क्वेश्चन में ऐसे ही दे रखा है, यहाँ पे देखो ये u दे रखा था, है ना, अपन ने बनाया नहीं, चलो समझने वाली बात है अपने को तो, है ना। तो देखो, तो m2 वेक्टर कितना हो जाएगा NiA और माइनस i कैप I इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। तो नेट इस सिस्टम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो m कितना हो जाएगा m1 प्लस m2 हो जाएगा, और ये आएगा पाई आर स्क्वायर जे कैप प्लस I इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आई कैप। हेलो, हाँ बता, एक बात पूछना नहीं, हाँ कॉपी कर लो इसे। तो इस तरीके से आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिख सकते हो। सही है भाई बात, जल्दी करो कॉपी। जब कॉपी कर लेना तो बोल देना आंसर। अंदर की ओर के कैप है, अंदर की ओर जो है जेड डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन अंदर की ओर है। तो आपको इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बताना है। अंदर की ओर जेड डायरेक्शन है, और ये दो सर्कुलर कॉइल है, सेमी सर्कुलर कॉइल, मतलब कॉइल तो एक ही है, इस तरीके से है। कॉपी करो और आंसर बताना। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को। कॉपी करने का भी तो पता नहीं चलता तुम लोगों ने किया है नहीं किया है। बोल दिया करो बेटा कॉपी कर लिया नहीं करा। देखो इधर मैंने आपको इसमें क्या मान लिया कि मैं जो अंदर की ओर है, अंदर की ओर वो क्या है, के डायरेक्शन मान लिया अंदर की ओर। तो अभी ये लूप है इस टाइप की है, तो ये लूप, लेकिन मैं इसे दो सेमी सर्कुलर लूप में तोड़ लूंगा, ब्रेक कर लूंगा। कैसे, ध्यान से देखो, यहां से मिटा देते हैं अपन, इसे हटा देते हैं। देखो इधर पहले तो एक ये बड़ी लूप है, फिर ये छोटी लूप है, ऐसे ये यहां तक तो आ रही है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ध्यान देना, इस तरीके से है, यूं है ना ये। तो मैं इन दोनों सेमी सर्कुलर लूप को कंप्लीट कर लूंगा। कैसे, एक वायर जोड़ूंगा इधर की तरफ और एक वायर जोड़ूंगा इधर की तरफ।
समझ में आई बात? उससे फायदा क्या होगा? करंट तो इसमें ऐसे है, बोलो। तो जब मैं ये नीचे वाला वायर लूंगा इस बड़ी वाली के साथ, तो मेरी ये पूरी सेमी सर्कुलर लूप बन जाएगी, और ये वायर ले लूंगा मैं इसके साथ। समझ में आई बात? और ये छोटा वाला वायर, जितना वायर मैंने इधर जोड़ा उतना वायर मैंने इधर जोड़ दिया, तो सिस्टम पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो जो छोटी वाली लूप होगी, ये ऊपर वाला वायर छोटी वाली के साथ ले लेता हूं, ये तो इसे ले लिया। नीचे वाला वायर मैंने ऊपर वाली के साथ ले लिया, बोलो। तो अब ये एक लूप अलग बन गई। नहीं आई बात समझ में? तो अब तो हो जाएगा, क्योंकि देखो इधर ये बड़ी वाली जो लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट किधर की ओर रहेगा भाई? बता सकता है कोई बच्चा? मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर आएगा, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, सही है ना? तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा M1, वो कितना आएगा? NIA। तो NIA कितना आएगा भाई? N तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो 1 मान लेंगे, और I तो I है, और एरिया क्या लिखेंगे भाई इसका? 1/2 पाई R2 स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है इसकी? R2, और सेमी सर्कल करे दिन I। लेकिन ये बाहर की ओर है, तो ये तो k कैप की डायरेक्शन में है, अंदर दे दिया उसने k कैप, तो ये किधर होगा? ये होगा माइनस k कैप में। तो जो M1 वेक्टर आएगा, M1 वेक्टर वो कितना आएगा? पाई I पाई R2 स्क्वायर बाई 2 और माइनस k कैप। जबकि छोटी वाली लूप के लिए ऐसे करके, ये किधर है? ऐसे। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। हेलो, नाम बेटा बताओ। हाँ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर रहेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका अंदर रहेगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर की ओर होगा, और जो N2 होगा वो NIA, N तो 1 I 1/2 पाई R1 स्क्वायर, और वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे? M2 वेक्टर इज इक्वल टू I पाई R1 स्क्वायर बाई 2, और अंदर की ओर उसने क्वेश्चन में दिया था कि अंदर की डायरेक्शन को k कैप मान लो, तो हमने मान लिया, और बाहर वाली डायरेक्शन को माइनस k कैप मान लो, तो मैंने मान लिया। समझ में आई ना बात? तो इतना सारा तो ये वैसे ही कर दिया हमने। तो आंसर क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट दोनों को जोड़ देंगे, I पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2 माइनस k कैप प्लस I पाई R1 स्क्वायर बाई 2 k कैप। तो I पाई बाई 2 R1 स्क्वायर माइनस, ऐसे लिखेंगे, चलो जो भी लिखो आप, माइनस R2 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर k कैप। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। तो ये सही आएगा। अभी और सवाल करेंगे।